हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका निलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 का। ये देख सकते हो 801 डीई कोड का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2023 में ये आया हुआ पेपर है, ठीक है? और ये आपका 5वां सेट है। आप जानते हो कि 2023 में आपके हिंदी के 7-7 सेट आए थे हर एक सब्जेक्ट का। तो उसमें से जो हिंदी का हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे, उसमें ये 5वां आपका सेट है, ठीक है मेरे भाई? इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि डीए, डीबी, डीसी, ठीक है, डीडी, इन 4 पेपर सेटों को हमने सॉल्व कर लिया है बिल्कुल डिटेल में अच्छे से, ठीक है? और ये 5वां सेट है डी। इसके बाद और 2 सेट बचते हैं, उनको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। और जो आपका 22 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है, 22 फरवरी को एग्जाम है, आप जाकर देना एग्जाम, ठीक है? ये आप 7 सेट सॉल्व कर लेना और जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसको सॉल्व कर लेना। और मैं अपनी तरफ से कुछ आपको मॉडल पेपर जो बनाकर दे रहा हूँ उसको सॉल्व कर लेना। आपके 70 में 70 ना आए तो फिर बात करना। देखो 1-2 मार्क अगर कम हो जाए तो वो बात अलग होती है, ठीक है? अगर 65 मार्क भी आ जाए तो बहुत होता है। हालांकि हिंदी में आपका 70 में 70 आएगा, 65 मार्क तभी आएगा तब तहाँ आप मतलब कहीं गलती कर दोगे तब, नहीं तो 70 में 70 आएगा, ये लिख कर देता हूँ, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं इस पेपर को हम लोग सॉल्व करना, जिसका कोड है 801 डी, ठीक? बाकी जितने भी लक्ष्य बैच वाले बच्चे हैं, इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी लक्ष्य बैच में दे दिया गया है, ठीक है? तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक? वीडियो भी वहां पे ऐड है और साथ में इसका टेस्ट भी, इस वीडियो के बाद मैं टेस्ट भी इसका लाइव कर दूंगा वहां पे। तो 4 सेटों का तो आप टेस्ट पहले ही दे चुके हो आप इस सेट का, और मैं कहूंगा एक बार और सेट मतलब ये जो टेस्ट है पीछे के पेपर का डीए डीबी डीसी वाला एक बार दोहरा लेना आप, जिससे जो भी पीछे के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्लियर होते चले, ठीक मेरे भाई? चलो, और जितने भी बच्चे लक्ष्य बैच के बारे में नहीं जानते, चलो पहले मैं ये एमसीक्यू करा देता हूँ खंड अ के अंतर्गत जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है ओएमआर बेस्ड वाले। उसके बाद मैं आपका लक्ष्य बैच के बारे में बताता हूँ कि क्या है लक्ष्य बैच, क्यों क्यों वो जरूरी है आपके लिए लेना। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। और देखो यहाँ पे जो स्टार मतलब जो प्रश्न हट गया है, आप जानते हो कि आपके सिलेबस से बहुत सारे प्रश्न हटे हैं, तो उनको देखो मैंने पहले ही लिख दिया है कि स्टार मार्क वाले प्रश्न नए सिलेबस से हट गए, अतः उसे ना पढ़े, वो बोर्ड में नहीं आएगा। जो भी प्रश्न हटा है वहाँ पे स्टार मार्क मैंने लगा दिया है। और यह ऐसा मतलब हर एक मतलब सब्जेक्ट में किया गया है, ऐसा जो ये है, ये पूरा का पूरा पेपर 2023 का इसको मैंने टाइप किया हुआ है। क्लियर मेरे भाई? चलो, और हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हटी है तो उनको मैंने स्टार मार्क कर दी है जो हटा है। यूट्यूब पे तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये 2023 का भाई टाइप किया हूँ, तो मुझे क्या यहाँ 3 की जगह 4 लिखना है? 2024 का इसी तरह पेपर कर कर और प्रीवियस ईयर पेपर को ही वायरल पेपर है भाई यही आएगा, ठीक है? थंबनेल पे लिखते हो, ठीक है भाई, वीडियो में बोल रहे हो कि यही आएगा, पढ़ लो यही आएगा, मतलब गजब है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक? और वायरल पेपर में वो भी चीज़ें वो बता रहे हैं जो सिलेबस से हट चुका है, ठीक है? तो मैं क्या बताऊं, चलो छोड़ो, चलते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है, द्विवेदी युग के, भारतीय युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के? तो भाई आप याद रखना ये काफी प्रसिद्ध आपके लेखक हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इनके बारे में 12th क्लास में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगी, ये भारतीय युग के लेखक हैं, ठीक है? चलो आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट के बाद सेकंड की गुनाहों का देवता रचना है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, ओके, इसकी विधा हमें पूछा जा रहा है, ठीक? कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी? तो सही ऑप्शन है गुनाहों का देवता उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, ठीक है मेरे भाई? आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक सब लोग जानते हो भाई, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका ये ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? चलो ये डी वाला कोड है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 1 2 3 हो गया। उसके बाद अगला हम लोग अगला इधर आ जाते हैं। ये देखो अगला चौथा नंबर प्रश्न देख सकते हो आप भाई। 4th नंबर प्रश्न क्या है कि कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही भाई किस विधा की रचना है ये हमें बताना है। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। क्लियर? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है मेरे भाई? जीवनी विधा की। चलो भाई तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे ये कलम का सिपाही की विधा में पूछा था जीवनी, कभी कभी इसके लेखक का भी नाम पूछ दिया जाता है। तो कलम का सिपाही अमृत राय जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? अमृत राय जी द्वारा। आप याद रखना ये अमृत राय। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को। और उनके ही जीवन के बारे में इस बुक में लिखी गई है। क्लियर में भाई? जीवनी क्या होती है? जैसी मतलब कोई लेखक है किसी दूसरे लेखक के जीवन के बारे में लिखता है तो वो क्या होता है, या किसी लेखक ही नहीं किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखता है, ठीक है,
तो वो जीवनी होती है। और आत्मकथा होता है जब कोई लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है। क्लियर? चलो, तो ये कलम का सिपाही की विधा है जीवनी, जिसको लिखा है अमृत राय ने, और किसके जीवन पे आधारित है? तो प्रेमचंद जी के जीवन पे आधारित है। ठीक भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कि लहरों का राजहंस के लेखक है, लहरों के राजहंस के लेखक का हमें यहाँ पे नाम बताना है। तो देखो, लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश है। ठीक है, मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक विधा की रचना है मोहन राकेश का। ठीक है, ये ठीक। तो लहरों का राजहंस कभी कभी विधा पूछ देता है। मोहन राकेश द्वारा लिखित लहरों का राजहंस किस विधा की रचना है? ये ऐसे भी बोला जा सकता है कि लहरों के राजहंस की विधा है, तो आप याद रखना नाटक। ठीक, लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक है। ठीक मेरे भाई, और देखो एक इधर था, एक इधर भी प्रश्न था कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो उपन्यास और किसकी है ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो आप याद रखना धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती की। क्लियर? चलो मेरे भाई आगे चलते हैं। इधर 1 मिनट। चलो, उसके बाद 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या है भाई? एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि है, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, या फिर नाटककार है? तो देखो, जो मतलब आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक लेखक है। ठीक, चलो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हालांकि निबंधकार भी है। अगला है प्रश्नोत्तर संख्या 6 के बाद 7 की आकाशदीप के लेखक है। आकाशदीप के लेखक कौन है ये हमें बताना है प्रश्नोत्तर संख्या 7 में। तो आकाशदीप भाई सिंपल जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। देखो, जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इनकी तो सारी की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। क्लियर मेरे भाई, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 7 के बाद 8 नंबर कि मैला आंचल के रचनाकार है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है भाई? मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, या फिर जयशंकर प्रसाद? ये प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग की 8 है। तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 9 कि केशवदास काव्यधारा के कवि है। केशवदास किस काव्यधारा के कवि है ये हमें बताना है प्रश्नोत्तर संख्या 9 में। तो केशवदास आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है भाई, चलो आपका इसका ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 10 कि रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, या भूषण की? तो रामचंद्रिका केशवदास की एक प्रसिद्ध रचना है, याद रखना। उसके बाद चलो, ये 10 तो आपके शुरू के जो प्रश्न होंगे 20 ऑब्जेक्टिव में, ये आपके हिंदी के गद्य और पद्य से महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों, उनकी रचनाओं और विधाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। अब इसके बाद ये एक तरह से समझ जाओ कि आगे के 10 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से होंगे। ठीक, तो चलो इनको करते हैं। पहला है कि कौन रस का स्थायी भाव है। 3 पेपर सेटों में पूछा गया, तो जो 7 पेपर सेट आए थे 2023 में, 3 पेपर सेटों में यही पूछा गया था कि कौन रस का स्थायी भाव है, और 3 पेपर सेटों में ये पूछा गया था कि हास्य रस का स्थायी भाव है, और एक पेपर सेट में आपका मतलब एक पंक्ति दे दी थी, उसमें पहचाना था कि कौन सा रस है। ठीक, तो देखो कौन रस का स्थायी भाव करुणा, शोक होता है भाई, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। और हास्य रस का पूछे तो उसका हास्य होता है, सिंपल ये। क्लियर मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की सोहट ओढ़े पीठ पट श्याम सलौने गात और मनोर निर्मणि शैल पर आतपु प्रभात। देखो यहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे देखो ये है, ये पंक्ति आपके मतलब पद्य वाले चैप्टर में दी गई है। उपयुक्त पंक्ति में हमें अलंकार पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 12 में सीधे सीधे याद रखना, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलो आगे देखते हैं 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भाई? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं हमें ये बताना है। तो रोला छंद में आपके कुल याद रखना 4 चरण होते हैं, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 के लिए। प्रश्न संख्या 14 दिया है कि अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग है। अधिग्रहण देखो, जो किसी शब्द के पहले लगा होता है, जो ग्रहण के शब्द पहले लगा है अधि। ठीक है, ग्रहण एक शब्द है जिसके पहले लगा है अधि, तो यहाँ अधि आपका उपसर्ग, ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। प्रश्न संख्या 15 देखो, प्रत्यय के भेद है। ऐसे तो प्रत्यय के 2 भेद हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस से हट चुका है। केवल देखो प्रत्यय और उपसर्ग 2 चीजें हैं, तो आपका प्रत्यय हट चुका है, उपसर्ग है। उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो 15 के बाद ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि तिरंगा में कौन सा समास है भाई? तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, यहाँ पे संख्या बोधक है। ठीक है, क्या है ये? प्रश्न
ये प्रश्न संख्या 16 में आपका तिरंगा में समास पूछा जा रहा है, तो यह एक संख्या बोधक शब्द है तिरंगा। तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। जिस शब्द में आपका संख्या बोधक शब्द आ गया, ठीक है, वो क्या हो गया, द्विगु। जैसे त्रिभुज हो गया, यानी तीन भुजाओं वाला, तो हाँ आपका द्विगु समास हो जाएगा। और एक आपका द्वंद्व समास जो काफी कंफ्यूजन होती है, तो जैसे माता पिता, देखो माता और बीच में ये हाइफन आता है। अब ऐसा नहीं कि सभी हाइफन वाले में आपका ये द्वंद्व समास ही होगा, ठीक। तो मैंने अधिकांशतः 90% ऐसा देखा गया है कि आपका जिसमें ये बीच में हाइफन आ जाए वो द्वंद्व समास ही होगा, ठीक। तो माता पिता, इसका समास विग्रह करने पे अगर बीच में और अथवा फिर या आ जाए तो वो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता का समास विग्रह करोगे तो इसका होगा माता और पिता, या ऐसे भी बोल सकते हो कि माता या पिता, तो बीच में और अथवा या है तो वो द्वंद्व समास में चला जाएगा। क्लियर है भाई। लेकिन वही तिरंगा में आपका द्विगु समास है जो संख्या बोधक है। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। ये संधि देखो, हिंदी आपका हिंदी से संधि हट चुका है, ठीक है, ये नहीं आएगा हिंदी में। क्लियर। हालांकि संस्कृत आपका सब्जेक्ट है तो संस्कृत में संधि से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, खीर का तत्सम रूप है। ओके, खीर का हमें तत्सम रूप बताना है प्रश्न संख्या 18 में, ठीक। तो भाई क्षीर, आपका ये क्षीर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नदौ शब्द का वचन विभक्ति ये हट चुका है, ठीक है। देखो आपका ये जो ये मतलब शब्द रूप था, जैसे नदी का, मधु का, लता का, ये सब हट चुका है, ठीक। आपका संधि भी हट चुका है हिंदी से। और उसके अलावा जो मतलब आपका इधर धातु रूप था, जैसे पठ धातु, लिख धातु, हंस धातु, ये भी हट चुका है। देखो यहाँ पे हसिष्य धातु का वचन एवं पुरुष बताना, ये भी आपके सिलेबस से हट चुका है। इसके जगह पे 3 नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसा कि मैं हर एक पेपर सेट में बताता हूँ। वाक्य का स्वरूप, विकारी और अविकारी शब्द, और एक और जुड़ा है, देखो दिमाग से उतर गया क्या मेरे, वाक्य का स्वरूप, विकारी और अविकारी शब्द, और एक और टॉपिक जुड़ा है, अरे यार गजब, विकारी और अविकारी शब्द, वाक्य का स्वरूप, और एक अच्छा आपका वाच्य परिवर्तन, मतलब वाच्य और वाच्य परिवर्तन वाला, ये 3 नए टॉपिक जुड़े हैं, तो 3 से यहाँ पे प्रश्न आएगा। क्लियर। हालांकि एक और प्रश्न यहाँ पे सर्वनाम शब्द रूप आएगा। सर्वनाम में आप जानते हो कि तद और युष्मत 2 सर्वनाम शब्द रूप है, ठीक है। तो इनसे यहाँ पे पूछा जाएगा, मतलब रूप इनका, तद का, तद मीन्स वह, और युष्मत मीन्स तुम, तो इसलिए सर्वनाम शब्द रूप तद और युष्मत का आप लोग याद कर लेना, ठीक। चलो अब चलो हम लोग आगे चलते हैं खंड ख में, ठीक है। इधर हम लोग का खंड अ था, तो यहाँ खंड और नहीं, यहाँ पे आई थिंक मैं टाइपिंग मिस्टेक किया हूँ, खंड ब होगा, ठीक। चलो तो वही सेकंड खंड। अब इसमें आपका क्या आता है हम लोग का, इसमें अब वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं जिनका अच्छे से आपका कॉपी पे आंसर लिखना होगा। तो चलो इनको करते हैं, लेकिन इनको करने से पहले थोड़ा मैं आपको लक्ष्य बैच के बारे में बता देता हूँ मेरे भाई, कि लक्ष्य बैच है क्या। जैसा कि मैं शुरू में बताया था कि थोड़ा ऑब्जेक्टिव को खत्म कर लेने दो। तो देखो लक्ष्य बैच एक्चुअली है क्या। लक्ष्य बैच हमने, हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, उस पर लॉन्च किया हुआ बैच, अभी आपको दिखाऊंगा भी, ठीक। इसमें हम लोग आपको क्या दे रहे हैं भाई, तो 2023 से पीछे के इसलिए नहीं ना, क्योंकि 2023 में ही आपका पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2023 से पीछे के जो पेपर हैं वो ओल्ड पैटर्न पे है, तो उनको देने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक। हालांकि 2023 से पीछे के जितने भी पेपर हैं उनका यूज कर मैं अपने हिसाब से खुद का मॉडल पेपर डिजाइन किया हूँ, वहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। तो वो मैं दे रहा हूँ आपके लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित, ठीक, इसी लक्ष्य बैच में। तो लक्ष्य बैच में 2023 के आपके हिंदी के 7 सेट के, मैथ के 7 सेट के, साइंस, सोशल साइंस, और अब देखो 5 सब्जेक्ट थी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे आर्ट और संस्कृत भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर्ट का और संस्कृत का भी साथ में, तो इतनी सब चीज़ों का आपका 2023 का सातों कोडों का अच्छे से बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन, पीडीएफ में सॉल्यूशन, देखो वीडियो तो है ही, वीडियो आपको मिलेगा, और ये केवल पेपर नहीं मिलेगा मेरे भाई, पेपर के साथ अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अच्छे से सॉल्यूशन, देखो जैसे यहाँ पे ये किया गया है, देखो ये आपका ऐसे जैसे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद ये देखो अच्छे से ये संदर्भ व्याख्या का अच्छे से ये देखो डिटेल में देखो ये पूरा पूरा सॉल्यूशन किया गया। ऐसे हिंदी का मिलेगा, और हिंदी का ही नहीं, मैथ के एक एक सवालों का अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो आप इस ऐप मतलब लक्ष्य बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी एक ऐप है, इस ऐप को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 1 मिनट, यहाँ पे देखो, रुक जाओ, यहाँ पे देखो, रुक जाओ, ये लाइट बंद कर लेता हूँ। ओके अब चलो फोकस हो गया। ये हमारी ऐप है, इसको ओपन करोगे, देखो ये यूपीएमएसपी स्टडी कर देखो यहाँ पे यूपीएमएसपी स्टडी जो लिखा था, ठीक है। ये देखो ये जो स्पेलिंग लिखा है ना, ये ऊपर यूपीएमएसपी स्टडी, इसको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करोगे तो आ जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लेना, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अब देखो यहाँ आओगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
कि बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और सबका अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो देखो, ये हम लोग का क्लास 10th में जाओगे, यहाँ पे देखो लक्ष्य बैच ये हम लोग का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 99 रुपये पेमेंट करने को बोलेगा, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। यहाँ बाई नाउ पे क्लिक कर आगे जाकर अपनी डिटेल भरकर और यहाँ पे आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप मतलब ऑनलाइन कुछ खरीदते हो फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे, तो ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, तो उसी तरह यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम, किसी भी माध्यम से यहाँ पेमेंट कर सकते हो। कितना? मात्र 99 रुपये। ये प्राइस बहुत सारे लड़कों ने, अब तो मैं एकदम कम कर दिया हूँ, 299, 300 में लड़कों ने खरीदा हुआ है, ठीक है। और वो फुल्ली सेटिस्फाइड है भाई, 300 रुपये मुझे दिए हैं लेकिन फुल्ली, एक भी मतलब उन्हें शिकायत नहीं है मुझसे, ठीक है। और आपको मात्र 99 रुपये दे रहा हूँ क्योंकि अभी तो एग्जाम सर पे है। तो यहाँ से खरीद सकते हो। अगर खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपके पास मतलब नहीं है सिस्टम पेमेंट कराने का, तो यहाँ से देखो इस QR कोड पे आप अपने भैया से, चाचा से, मम्मी से या फिर किसी दुकान से भी, कैफ़े से आप जाकर इस QR कोड पे स्कैन कराकर 99 रुपये पेमेंट आपको करवा देना है। और करवाने के बाद तुरंत करवाओगे और तुरंत इस नंबर पे आपको पेमेंट का फ़ोटो ले लेना है और इस नंबर पे भेजकर और तुरंत कॉल कर लोगे तो मुझसे बात हो जाएगी। और मान लो मुझसे मोबाइल स्विच ऑफ बताता है तो समझ जाओ कि उस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँगा। तो थोड़ा आप भेज देना व्हाट्सएप पे, थोड़ा बाद में कॉल कर लेना या फिर मैं देखूँगा तो वहाँ ओपन कर दूँगा, ठीक है। आपको इस बैच में ऐड कर दूँगा, ये आपका हट जाएगा सारी चीज़ें। क्लियर मेरे भाई? अब देखो यहाँ क्या चीज़ें मिलेंगी, इसके अंदर मैंने जाकर ये यहाँ पे आकर सैंपल भी दे सकते हो। ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी। इसके अंदर जाकर मैंने दिखाया हुआ है कि अंदर क्या है, कैसे सिस्टम है, आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी। अब देखो चीज़ें कैसे मिलेंगी, यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे जाकर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे देखो अभी ये पेपर, ये देखो ये हम लोग का 1 मिनट, ये देखो ये अभी इस पेपर का PDF पूरा पूरा मैं दिखाता हूँ। देखो ये पेपर देख रहे हो, ये पूरा HD क्वालिटी मिलेगा क्योंकि मैंने टाइप किया हुआ है पूरा पूरा, एक एक अक्षर कितना भी जूम कर लो फटने वाला नहीं है। अब देखो ये 6-7 पेजों तक ये पेपर होगा पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे 1 मिनट, देखो यहाँ तक पेपर है 8 पेजों तक। और उसके बाद देखो ये डिटेल में पूरा पूरा ये सॉल्यूशन है, आप लोग देख सकते हो। ये एकदम अच्छे से एकदम डिटेल में ये देख सकते हो, जीवन परिचय लिखा गया है अच्छे से एकदम, ठीक है। और इसका ही नहीं, हिंदी का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट आपको, जी हाँ मेरे दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अदर आपका सब्जेक्ट का दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आर्ट का है, हमने अभी अभी ऐड कर रखा है आर्ट का। ये सोशल साइंस आप लोग देख सकते हो, ये सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का है। 1 मिनट, ये देखो। अब देखो सामाजिक विज्ञान में मैंने जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा है ना, देखो ये ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें मैंने इमेज भी ऐड किया है जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। इमेज मैंने इसलिए ऐड किया कि आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आप याद कर सको। और मैप वाला क्वेश्चन भी देखो कितना अच्छे से शानदार से यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब देखो ये आपके एग्जाम में कैसे फ़ायदेमंद होगी। जैसे आप देखो आपका 22 फरवरी को एग्जाम है हिंदी का, तो ठीक है। हिंदी के बाद आपका 27 को आपका मैथ का एग्जाम है। 4 दिन गैप है। इस 4 दिन के अंदर में आप चाहोगे तो अपना जो 7 सेट है प्रीवियस ईयर उसको पढ़ लोगे और बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किए हैं उसका भी सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा PDF में, उसको भी पढ़ लोगे और मैं अपनी तरफ से कुछ दूंगा उसको पढ़ लोगे। इन सब चीज़ों को पढ़कर जाओगे ना, ठीक है, रिवाइज कर 4 दिनों में। आप देखो वीडियो केवल मिले तो वीडियो से आप नहीं रिवाइज कर पाओगे। PDF है तो आराम से PDF से रिवाइज करोगे। जो नहीं आ रहा है वीडियो भी है, जाकर वहाँ भगा कर देख लो तो आपके आराम से अच्छे मार्क एकदम आएंगे भाई। तो बीच बीच में जो गैप मिलेगा उसमें रिवाइज करने में ये पेपर जो मैं दे रहा हूँ लक्ष्य बैच में आपका हेल्प करेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो बहुत हुआ, लक्ष्य बैच के बारे में डिटेल में मैंने पूरा पूरा बता दिया। अब चलो हम लोग आगे जो खंड ब के प्रश्न है और के बाद इनको करते हैं। इनमें पहला प्रश्न आप जानते हो कि गद्यांश संबंधित रहेगा, 2 गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है। तो उस गद्यांश में बीच में अथवा रहेगा तो उसमें से एक करना होगा आपको। तो चलो जैसे ये गद्यांश हम दोनों को करते हैं कि क्योंकि दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलो इसको करते हैं। मित्रता, पहली पंक्ति में मतलब पहला शब्द से आप पहचान गए कि मित्रता है। यहाँ पे मित्रता आ गया, इसका मतलब कि ये मित्रता चैप्टर से है, तो बिल्कुल मित्रता सही है। अब क्या कहा जा रहा है गद्यांश में कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान देना, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। ओके,
अब इसका आगे आप पढ़ते रहे ना, ये सिंपल। अब ये इस अवतरण का संदर्भ लिखना है आपका। जैसा कि पहला प्रश्न पूछता है तो संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या, जो ये रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है। इसका व्याख्या करना आसान होता है, गद्यांश का आप जानते हो, ठीक। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर लिख लेना कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मित्रता केवल मतलब उन्हीं दो लोगों के बीच हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसा मतलब गलत है, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले लोगों में भी मित्रता हो सकती है। ऐसे आप बना कर लिख लो। देखो अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ से केवल पढ़कर चले जाओ। जैसे ये संदर्भ का गद्यांश लिखा गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच ही हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि रखते हो, आवश्यक नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार की रुचि रखने वाले व्यक्तियों में भी मित्रता हो सकती है। अब इसका लिख दोगे, इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क, 4 मार्क मिल गया। और एक अंत में प्रश्न है कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। ये देखो, इसका आगे पढ़ोगे तो आपको यहाँ आकर मालूम चल जाएगा। तो सिंपल मैंने पहले से पढ़कर और लिख दिया है आंसर, तो आप पढ़कर उत्तर निकालोगे तो ही इसका उत्तर होगा कि राम का स्वभाव धैर्यशाली और शांत था, परंतु वहीं लक्ष्मण काफ़ी उत्तेजित स्वभाव के व्यक्ति थे। ये तो ऐसे भी जानते हो मोरल तरीके से भी, और इसको पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा। तो ये पहला गद्यांश हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसको कर लिए तो आपको इसे नहीं करना है, ये अथवा वाला। लेकिन चलो हम लोग अथवा वाला भी कर लेते हैं, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये आएगा, किसी के पेपर सेट में ये फंसेगा, ठीक। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या है कि अहिंसा का दूसरा नाम अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः, ठीक है, भोग के रूप में हमारे सामने आता है। क्लियर मेरे भाई। तो अब देखो, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है, और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुजिष्ठा। इसी के आधार पर इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्वों से ओतप्रेत है। ओके, ये पूरा का पूरा आपका गद्यांश हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे आपको इस गद्यांश को थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो सकता है कि ये आपके किस चैप्टर से है, ठीक है। 1 मिनट। ओके यार, चलो माफ़ करना, अभी थोड़ा बाहर चला गया था, एक काम आ गया था। चलो, तो अब देखो ये आपका गद्यांश है ना, ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि किस आपके चैप्टर से है, तो चलो इसको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ बार बार मतलब अहिंसा की बात की जा रही है। यहाँ देखो तेन त्यक्तेन भुजिष्ठा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि त्याग की भावना से भोग करो, इसको कह सकते हैं, ठीक है। समाज के बीच का विरोध मिटाना चाहता है यहाँ पे लेखक, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहता है। ये आपका किस चैप्टर से? ये आपका एक चैप्टर है जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गद्य वाले पार्ट में, भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति, उसी चैप्टर से इसको लिखा किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो सिंपल, अब इस प्रस्तुत अवतरण का शीर्षक लिखिए। तो केवल अब शीर्षक लिखना है, संदर्भ लिखना रहेगा। तो आप लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और केवल शीर्षक का नाम लिखना है, तो आप लिख दोगे प्रस्तुत अवतरण का शीर्षक भारतीय संस्कृति है, मतलब शीर्षक यानी चैप्टर का नाम लिखना है, सिंपल, ठीक। अब देखो रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। यहाँ से तेन त्यक्तेन भुजिष्ठा, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच विरोध, समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। मतलब किससे? तेन त्यक्तेन भुजिष्ठा, यानी बिना, मतलब एक तरह से बोल सकते त्याग की भावना से भोग करो। इस बात से क्या मिटाना चाहता है लेखक? समाज के बीच, व्यक्ति के बीच का ये विरोध सब मिटाना चाहता है, ठीक। तो अब इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर दो। तो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या, चलो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे अच्छे से किया गया है। देखो यहाँ कैसे आप लिखोगे यहाँ पे देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दोगे और इसमें लिखोगे आप लोग कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि त्याग की भावना से भोग करो। इसी भावना से ही व्यक्ति से, व्यक्ति का समाज से, समाज का समाज से, और देश का देश से संघर्ष समाप्त हो सकता है। यदि हम सभी
विद्रोही या संघर्षों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी नैतिक चेतना को इसी तत्वों से ओतप्रोत करना होगा, तत्वों से ओतप्रोत करना होगा। चलो हो गया। अब एक हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है, ये आपका थर्ड प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें लिख दो कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। ठीक, इसका दूसरा रूप क्या है, त्याग है। सिंपल। तो ये आपका सेकंड प्रश्न हो गया, इसमें का मतलब अथवा वाला हो गया। अब सेकंड प्रश्न पे आते हैं। सेकंड प्रश्न आपका पद्यांशों वाला होगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक ये पद्यांश प्रश्न, यहाँ पे एक पद्यांश यहाँ पे दिया रहेगा और अथवा कर कर यहाँ पे एक पद्यांश दिया रहेगा। अब दोनों में से एक कोई करना होगा आपको। ठीक है भाई। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं। अब पहला ये पद्यांश है, आप लोग देख सकते हो कई पेपर सेटों में ये आ चुका है। ठीक, अतुल्य जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तड़ागर, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी बेजय घोषण गर्जन। अब ये आपके किस चैप्टर से है, तो ये आपका राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित स्वदेश प्रेम आपका जो चैप्टर है पद्य वाले भाग में, उससे है। तो सिंपल इस पद्यांश का आप संदर्भ लिख दो, रेखांकन की व्याख्या करना है कि देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तड़ागर, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी बेजय रण घोष गर्जन। कहने का मतलब कि देख चुके हैं जिनका वैभव, जिनकी वैभव को, ठीक है, क्या देख चुके हैं भाई, ये नभ के अनंत तड़ागर। ये नभ यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं आकाश के जो अनंत तारे हैं जिनके वैभव को देख चुके हैं। यहाँ किसके वैभव की बात की जा रही है, जो हमारे मतलब वीर महापुरुष पराक्रमी मतलब जो थे उनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक, अगणित बार सुन चुका है नभ, और अनेकों बार, अगणित बार यानी अनेकों बार सुन चुका है नभ यानी आकाश सुन चुका है जिनकी विजय का रण घोष गर्जन। ठीक, तो अब इसका बना कर अपने हिसाब से अब इसका पद्यांश, इस पद्यांश के रेखांकन की व्याख्या कर दो और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है हमें ये बताना। तो भाई यहाँ वीरता की बार बात की जा रही है तो ये आपका वीर रस इसमें हो जाएगा। सिंपल। अब देखो यहाँ पे इसका अच्छे से देखो, यहाँ पे किया गया है व्याख्या। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखोगे तो प्रस्तुत पद्यांश, आप यहाँ पे पद्यांश आप शब्द यूज करोगे। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता, अब यहाँ पे रचयिता, लेखक नहीं, पद्यांश में रचयिता बोला जाता है, राम नरेश त्रिपाठी है। सिंपल। अब उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न था, ओके, इसमें तो आप लिख दो कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो लिख दो इसका उत्तर कि उपयुक्त पंक्तियों में वीर रस है। सिंपल हो गया। अब चलो यहाँ अथवा वाला देख सकते हो, ये अथवा वाला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। बाकी आपको दोनों में से कोई एक ही करना होगा। अब देखो ये पद्यांश दिया है कि उधव मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावर गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की चाही, प्रात समय माता जशुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसौ हित जदुतात। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे जो सूरदास जी हैं, क्लियर मेरे भाई, क्या है कि सूरदास जी, ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपका आई थिंक फर्स्ट ही चैप्टर है पद, सूरदास के पद, उसी से लिया गया है। तो इस पद्यांश का आप सिंपल संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास है, ऐसे लिख दोगे। अब रेखांकन की व्याख्या करना है, यहाँ तक रेखांकन से चलो मैं पूरा का अर्थ बताता हूँ। देखो, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, यहाँ पे मतलब श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, अब मेरा मन नहीं लग रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मतलब मथुरा में वो बोलते हैं। ठीक है, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वृंदावन गोकुल की यानी वही कह सकते कि वृंदावन की जो वन उपवन है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी सघन छाई यानी जो छाहें हैं मुझे बहुत याद आ रही हैं। ठीक, प्रात समय माता जशुमती अरुनंद देखी सुख पावत, और प्रात समय यानी सुबह सुबह जो माता जो है उनकी, ठीक है, और उसके अलावा माता के अलावा जो पिता है यानी नंद, उनको जो देखने का सुख था, ठीक है, वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब बहुत याद आ रहा है। माखन रोटी दयो सजायो अतिहित साथ खवावत, आगे देखो, आगे इसका पूरा अर्थ बताता हूँ। और माखन रोटी दही सजाकर जो वो सुबह सुबह मुझे पूरे प्रेम के साथ खिलाती थी, वह मुझे बहुत याद आ रही है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन
हसत सिरात। ओके, यानी कहने का मतलब है कि जो हम लोग गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलकर मतलब पूरा दिन व्यतीत करते थे, वो भी दिन मुझे बहुत याद आ रहे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसौ हित जदुतात। यहाँ पे मतलब सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पे अंत में यहाँ इसका ये अर्थ होगा कि सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपी या फिर ग्वाले वो लोग धन्य हैं, ठीक है, वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनके बारे में श्री कृष्ण सोचते हैं। तो ये इसका एक तरह से पूरा पूरा अर्थ है। अब इसका मतलब इतने का केवल व्याख्या करना है, इतने का जो रेखांकित अंश है तो इसका देखो बनाकर यहाँ पे किया गया है, ठीक। बाकी अर्थ थोड़ा थोड़ा आपको मालूम रहना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बनाकर कर लोगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दो कि निम्नलिखित या निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास जी बताते हैं कि या सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों की दिन दशा सुनकर कहते हैं कि हे उद्धव, मैं भी ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन और वहाँ के छोटे घने छोटे छोटे वृक्षों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। ये सभी मुझे याद आते रहते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रह कर स्मरण हो रहा है, यानी याद हो रहा है, ठीक, यानी उसको मैं याद कर रहा हूँ। सिंपल। तो ये आप बनाकर ये यहाँ तक जो पंक्तियाँ हैं इनका आप लिख दोगे। आपको 2 मार्क इसका 2 मार्क इसका। और उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है तो इसका आंसर लिख दो कि उपयुक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के बचपन में वृंदावन और गोकुल में बीते समय का वर्णन किया गया है। उसी समय को याद करते हुए श्री कृष्ण उद्धव ने अपनी मनोदशा व्यक्त की है इस मतलब पंक्तियों के माध्यम से। तो ये लिख दोगे तो इसका आपको 2 मार्क, इसका 2 मार्क, यानी 6 मार्क आपको मिल जाएगा। तो आप ये करो दोनों में से कोई एक ही करना होगा। अब चलो इधर आते हैं, इस बगल मेरे भाई, इस बगल देखते हैं। अब देखो इस बगल क्या है, ये निम्न गद्यांश। देखो यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपका जो पीछे संस्कृत वाला पार्ट है हिंदी में, जिसको आप संस्कृत दिग्दर्शिका बोलते हो, उसमें से 2 ये गद्यांश रहेंगे, उनमें से एक ही करना होगा। तो ये देखो आपका वाराणसी वाला से आता ही है। वाराणसी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। एक प्रबुद्धो ग्रामीण है वो पढ़ लेना, और एक भारतीय संस्कृति ही नाम का चैप्टर है उसे भी पढ़ लेना। यहाँ पे उनसे गद्यांश आता है, ठीक। तो चलो इसको मैं छोड़ता हूँ, ये कर लेना। ये आपका यम नगरी विविधानाम धर्माणाम संगम स्थली। ओके, फोन आ रहा है क्या यार किसी का, चलो छोड़ो। तो ये आपका हो गया आपका वाराणसी वाले चैप्टर से। और देखो ऐसा ये अथवा वाला देखो, आप ये करो या ये करो, इसका क्या लिखना है आपको, संदर्भ लिखना है, ठीक, और आपका हिंदी अनुवाद करना है। तो संदर्भ में इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से ली गई है, या हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित वाराणसी नामक पाठ से ली गई है, ठीक। और ये देखो ऐसा कर्म बीड़ा संस्कृति, यहाँ देखो संस्कृति ही की बात आ गई। आगे पढ़ोगे तो बार बार संस्कृति की बात इसमें की जाएगी, भारतीय संस्कृति। देखो तो ये आपका एक चैप्टर है संस्कृत वालों में, ठीक है, जो आपके पीछे संस्कृत के यानी हिंदी वाली संस्कृत के चैप्टर हैं, उसमें जैसे प्रबुद्धो ग्रामीण वाराणसी वाला जो चैप्टर है उसी में एक भारतीय संस्कृति नाम से चैप्टर है, उससे ये लिया गया है, ठीक। तो इसका अर्थ आप देख लेना, करते रहना हिंदी अनुवाद। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आपका ये जो वाराणसी वाला है इसका यहाँ पे ये संदर्भ लिखा गया है, ये हिंदी अनुवाद किया गया है इसका। और ये देखो ये अथवा वाला है, तो इसका यहाँ पे किया गया है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, या यहाँ पे लिया गया भी लिख सकते हो, और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, ठीक। चलो तो इसको करते रहना, मैं बता दिया कि किस चैप्टर से लिया गया है। बाकी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपका ना चौथा प्रश्न रहेगा आपके उसी में, मतलब जो भी वो चैप्टर हैं संस्कृत वाले उनके बीच बीच में श्लोक टाइप का है, ठीक है। तो उन श्लोकों को भी उठा देगा, और कुछ चैप्टर हैं जो एकदम मतलब श्लोक टाइप के ही हैं, तो मतलब पद्यांश टाइप के उसमें, तो उनमें से मान लो यहाँ पे एक क और ख, मतलब एक क दे देगा और उसमें अथवा कर यहाँ पे दे देगा एक प्रश्न, ठीक। ये क ख लिखा भी न रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे एक प्रश्न दे देगा, एक यहाँ पे दे देगा। अब दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक। और इसका क्या करना होगा, संस्कृत में मतलब संदर्भ लिखना होगा और इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। तो संदर्भ में आप आसानी से लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित, और जिस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम लिख दोगे बस। उसके बाद इसको भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक, तो आप करते रहना। बाकी देखो ये किंचित गुरुतरा भूमि किंचित दुतरम चखात, ओके, किंचित शीघ्रतरम वतात किंचित बहुतरम त्रिणात।
यहाँ देखो, यह आपके किस चैप्टर से लिया गया है ये पंक्तियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आपका जीवन सूत्राणी जो है चैप्टर आपका एक, उसी से ली गई है। इसमें युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न करते हैं। यक्ष प्रश्न क्या करते हैं कि किंचित गुरुतरम भूमि, यानी भूमि से कौन एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब महान है। किंचित दुतरम चौखात, यानी कह सकते हैं कि आकाश से भी ऊंचा कौन है। किंचित शीघ्रतरम, देखो शीघ्रतरम यानी शीघ्र है। किंचित शीघ्रतरम होता है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि वायु से भी कौन शीघ्रगामी है या तेज है। किंचित बहुतरम तीर्णात, और जो एक तीर्णा है उससे भी कमजोर कौन है। तो यहाँ भी युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि माता गुरुतरा भूमि खात पीछो तरस्थता, यानी कहने का मतलब कि जो माता है वो क्या है कि भूमि से बड़ी है या भारी है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक, भूमि यानी वही पृथ्वी से, और पिता, जो पिता है आकाश से ऊंचा है। मन शीघ्रतरम वतात, और जो मन है वो क्या है, जो मन है वो शीघ्रगामी है। ठीक है, मन शीघ्रगामी है किससे, वायु से। और चिंता बहुतरणी त्रीड़ात, यानी जो चिंता है वो एक जो त्रीड़ा होती है ना, मतलब एक छोटी, मतलब एकदम कमजोर, उससे भी क्या है, कमजोर है चिंता। तो ये इसका पूरा पूरा अर्थ मैंने बता दिया। तो इसका आप लिखते रहना। देखो यहाँ पे किया गया है, 1 मिनट में दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 है ना, तो इसका संदर्भ लिखा है कि प्रस्तुत संस्कृत, यहाँ पे देखो माफ करना, ये पद्यांश है। ठीक, संस्कृत प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है, यह लिया गया है। और यहाँ हिंदी अनुवाद कर दो। अभी जो मैंने अर्थ बताया इसका अर्थ लिख दो वही, तो आपका काम हो गया। तो 2 मार्क यहाँ से, 3 मार्क यहाँ से, 5 मार्क आपको मिल जाएगा। या उसको नहीं करना चाहते हो ऊपर वाले को, तो आप ये भी कर सकते हो। ये जो है हतो वा प्राप्यस्यति स्वर्गम जित्वा वा भोज्यस्यते महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्व विभक्त ज्वरः। अब देखो ये आपका ना यह जो आपका लिया गया है पद्यांश, एक तरह से बोल सकते हैं, यह आपका विरह वीरेण पूज्यते जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। तो अब सिंपल इसका आप संदर्भ लिख दो। देखो संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के विरह वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। अब उसके बाद इसका अर्थ लिख दो भाई, इसका अर्थ लिख दो। अर्थ में क्या लिखोगे, चलो आई थिंक मैंने इतना ही निकाला था ये, नहीं इधर निकाला हूँ, चलो इसी से बता देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही बता देता। चलो इसका अब हिंदी अनुवाद कर दो। ठीक है, कि हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोज्यस्ते महीम। ठीक है, तो इसका क्या है, यदि कोई युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है तो वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, और यदि वह जीता है तो वह पृथ्वी के सुखों को भोगेगा। आगे की निराशी निर्मिमो भूत्वा युद्धस्य ओके विवच्चा, इसलिए हम सारी कामनाओं को पीछे छोड़ बिना किसी इच्छा और मोह के युद्ध करते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, ये चंद्रशेखर बोल रहे हैं। सिंपल, चलो हो गया। चलो विरह वीरेण पूज्यते जो आपका चैप्टर है उससे ये लिया गया है। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी हो गया। अब चलो हम लोग पांचवें पे, पांचवा आपका खंडकाव्य से संबंधित प्रश्न होगा। तो खंडकाव्य में आप याद करते रहना। ठीक है, आपके जिले में जो भी खंडकाव्य आएगा यहाँ पे सारा खंडकाव्य दे रहेगा। मान लो मेवाड़ मुकुट आता है तो देखो यहाँ पे मेवाड़ मुकुट है, तो इसमें 2 प्रश्न पूछा गया तो दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना, कि तो इसका दो, कि तो इसका दो, या जो भी आपके सारे जिलों का यहाँ पे दिया रहेगा। अगर आपके मतलब तुमुल खंड का भी पूछता है जिले में, तो आप यहाँ से तुमुल छांट लो और देखो इसमें कौन सा मतलब 2 प्रश्न पूछा गया, उसमें से जो आपको आसान लगे उसका एक का उत्तर देना होता है। तो इसको छोड़ते हैं हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग 6 पे आ जाते हैं। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क और ख 2 प्रश्न होगा। क में आप लोग का 3 लेखकों का जीवन परिचय यहाँ पे दिया रहेगा, किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा। और इसका 6 का ख वाले में 3 कवियों का जीवन परिचय मतलब रहेगा, उसमें से किसी आपको एक का लिखना रहेगा। तो मैं जैसा हर बार बोलता हूँ, आप गद्य वाले पार्ट में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और एक आप रामधारी सिंह दिनकर का, इन 3 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो उनके लेखक का जीवन परिचय लिख देना और अंत में एक रचना का नाम लिख देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और हाँ, इसमें ध्यान देना, लिखने का ये पैटर्न होना चाहिए। देखो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप हेडिंग डाल देना और ऐसे जो भी हो लिखना। और यहाँ पे एक ये
ऐसा ये संक्षिप्त परिचय आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो लेखक का संक्षिप्त परिचय ऐसे बनाकर बॉक्स टाइप का यहाँ पे जन्म लिख दो कि जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान थोड़ा लिख दो, माता का नाम मालूम है तो माता का नाम, पिता का नाम और अंत में मृत्यु, ये थोड़ा संक्षिप्त परिचय लिख दो। उसके बाद जीवन परिचय जो भी आप जैसे याद की हो लिखते रहना, और अंत में लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर लिख देना कि चिंतामणि चाय रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है। मतलब किसी भी लेखक आप लिख रहे हो तो उसकी एक प्रमुख रचना का यहाँ पे नाम लिख देना, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि उनकी एक प्रमुख रचना का नाम का उल्लेख कीजिए। तो ऐसा मतलब यह पैटर्न होना चाहिए लिखने का, आपका ये संक्षिप्त परिचय बनाना पड़ेगा, नहीं तो 1 मार्क कट जाएगा। कवियों में भी ऐसा करोगे। तो चलो, लेखकों में आपको रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कवियों में क्या करना है मेरे भाई, तो कवियों में देखो, कवियों में आपको मैं बता दूं प्रश्नोत्तर संख्या 6 के ख के अंतर्गत इसमें आप गोस्वामी तुलसीदास, आप सूरदास और एक आप महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, और एक मैं कहूँगा किसी और का, ठीक है, जैसे सुमित्रानंदन पंत का याद कर लो या किसी और का, कम से कम इसमें 4 याद कर लेना, ठीक, जिसमें तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा का तो निश्चित ही आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो अब उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक तो आप याद ही कर लिए होंगे, तो एक यहाँ 2 लाइन का श्लोक लिख देना, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये लिख देना। या वो मतलब वाराणसी वाला मरणम मंगलम वापि जयो, नहीं ये तो ये बीरह बीरह पूज्यते वाला है कि मरणम मंगल वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो बीरह वीरभावो ही वीरता, ठीक। तो इसको लिख देना, मतलब कोई भी यहाँ पे 2 मतलब एक श्लोक लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो ये श्लोक आया था ना, इसको नहीं लिखना है, कोई अलग लिखना है, ठीक, तो याद कर लेना। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 रहेगी। ये देखो 2023 के पेपर में ये 4 मार्क का था, लेकिन इस बार 1+1 बराबर 2 मार्क मिलेगा, ठीक है, यानी 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न का उत्तर देने का आपको 2 मार्क, 1 प्रश्न का 1 मार्क। और यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या जो 9 है, ये 9 मार्क में आया करती थी पिछले साल, लेकिन इस बार 7 मार्क में आ रही है, और 2 मार्क यहाँ 2 मार्क यहाँ से निकाल कर प्रश्नोत्तर संख्या 10 जोड़ आ गया है यहाँ पे, पत्र लेखन नए पैटर्न के अनुसार, ठीक। तो नया जो आपका मॉडल पेपर है उसमें देखोगे, ये जो मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है एक, ठीक, पत्र लेखन। अब देखो यहाँ पे पुराज को हासित, पुराज भाई कौन था, तो पुराज एक भारत बीरह हासित, बीरह के पूज्यते, बीरह बीरेण पूज्यते, ठीक। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणसी मरणम मंगलम भवति भाई। चंद्रशेखर को आसित, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त जो आसित। चारों का मैंने उत्तर बता दिया, आपको किसी 2 का ही उत्तर देना होगा, ठीक, चारों का नहीं देना क्योंकि प्रश्न में बोला है। चलो, और ये दिए गए टॉपिक पे देखो, आपका सामान्यतः तो ऐसे 4 मतलब आपको दिया रहता है ऑप्शन में, लेकिन देखा गया था कि किसी किसी पेपर सेट ने 5 भी दे दिया था, जैसे इसमें 5 दिया गया है, तो मतलब 4 मिनिमम यहाँ टॉपिक दिया रहेगा, तो उसमें से चूज कर एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा निबंध। और निबंध में भाई आपका ये बेरोजगारी की समस्या भी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि के कारण और लाभ भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपका देश प्रेम एक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप सिंपल है कि मतलब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको एक बार निबंध में आप पढ़ लो, ठीक है, आप अपनी बुक से या कहीं से पढ़ लो, और एग्जाम में आप अपने हिसाब से लिखना, क्योंकि निबंध आप याद करोगे याद नहीं की जाती है, याद करोगे याद भी नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो ना, अपने हिसाब से लिखना। चलो, और अंत में यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 10 आपकी बार 2024 में आएगी, पत्र लेखन, जिसमें एक पत्र दिया रहेगा अथवा कर एक और पत्र दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। चलो, तो जो बोर्ड वाला मॉडल पेपर मैंने कराया है उसमें पत्र भी लिखना मैंने बताया हुआ है, और जो मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर की वीडियो अब बनाऊंगा, ठीक, तो आपको उसमें बताऊंगा। बाकी यार चलो, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर लक्ष्य बैच नहीं लिए हो आप, तो लक्ष्य बैच हमारी ऐप UPMSP स्टडी जो है, ठीक है, UPMSP जो स्टडी हमारी ऐप है उस पर ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको आपके पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर इन 2023 का अच्छे से पूरे सॉल्यूशन के साथ PDF के साथ वीडियो, और उसके अलावा टेस्ट भी वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर मेरे भाई। और उसके अलावा जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है वो तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, मेरी तरफ से बनाया हुआ मॉडल पेपर वहाँ मिलेगा। मात्र इसकी प्राइस है 99 रुपये। क्या है 99 रुपये, आपको कम से कम 50 पेपर का मैं अच्छे से PDF के साथ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और उनका टेस्ट भी दे रहा हूँ। मतलब 50 रुपये, यानी एक पेपर आपका लगभग मान लो 2 रुपये का पड़ा, 2 रुपये में एक पूरे पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, PDF के साथ वीडियो भी, ठीक, PDF में भी सॉल्यूशन रहेगा, और उसका टेस्ट भी दे रहा हूँ 2 रुपये में। ऐसा मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। चलो, बाकी आप जानो आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, तो चलो बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलो, थैंक यू।